हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब मज़े में? कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सा चैप्टर था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या फ्लड्स। ठीक है, क्या है? तरल के भौतिक गुण। तो कल हम क्या देखे थे? पास्कल के नियम के दो अनुप्रयोग, है ना? क्या देखे थे हम? पास्कल के नियम के दो अनुप्रयोग देखे थे, एप्लीकेशंस देखे थे। पास्कल के नियम के दो एप्लीकेशंस कौन कौन थे? पहला था क्या हमारा? लिफ्ट, और दूसरा था ब्रेक। ठीक, द्रव चालित लिफ्ट और द्रव चालित ब्रेक। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कल की वीडियो जो है मुझे अपने आपको पसंद आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ब्लड में भी प्रेशर होता है। ब्लड का प्रेशर कितना होता है? 120 और 80। एक स्वस्थ आदमी का 120 और 80 होता है। आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो 80-120 तो नॉर्मल नहीं रहा, कम से कम 85-90 तो रहता ही है। चलिए इसको बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लड प्रेशर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राज कुमार तिवारी एंड you are watching my YouTube channel Raj Coaching Classes and topic name Mechanical Properties of Blood Pressure, Effect of Gravity of Blood Pressure for class 11। ठीक, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लड प्रेशर डायग्राम आपके सामने है, लिखोगे। कंसीडर ए कंटेनर, एक कंटेनर हम लेते हैं, माना कि एक कंटेनर है फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी। माना कि एक कंटेनर है जिसमें एक तरल भरा हुआ है जिसका घनत्व कितना है? डी है। ठीक, माना कि एक पात्र में डी घनत्व वाला कोई द्रव भरा हुआ है। कंसीडर ए कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड ऑफ ग्रेविटी डेंसिटी डी। इमेजिन a liquid cylinder of height h। Imagine a liquid cylinder of height h, liquid cylinder height h। अब हम क्या मानते हैं कि इस कंटेनर के अंदर जिसमें कोई द्रव डी घनत्व वाला द्रव भरा हुआ है, h ऊंचाई वाला एक वर्टिकल सिलेंडर, ऊर्ध्वाधर बेलन की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि एक बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी है? h है। आप उधर से क्यों झांक रहे हैं ओम तिवारी जी? आइए, हाँ, बोलना नहीं, चुपचाप पढ़ना है। माना कि हम क्या करते हैं, एक h ऊंचाई में एक ऊर्ध्वाधर बेलन की रचना करते हैं जो कि उस कंटेनर के क्या है? अंदर है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सब इमेजिनेशंस है, इमेजिनेशंस के आधार पर हम सारी चीज़ों को करते हैं। क्लियर? कोई डाउट वो तो पूछिए। सिलेंडर ऑफ हाइट h हैविंग एक्सेस कितना है? PQ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। उसका क्या है? ये एक्सेस कितना है? अक्ष कितना है? PQ। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिए हैं? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना लिए हैं? A ले लिए हैं। कोई डाउट है ना? कि एक पात्र में एक डी घनत्व वाला कोई द्रव भरकर उस द्रव के अंदर एक काल्पनिक सिलेंडर या काल्पनिक बेलन जिसकी ऊंचाई कितना है? h की रचना करते हैं, कल्पना करते हैं। अब इतना करने के बाद इस बोतल के ऊपरी फलक पर, ठीक है, इस बेलन, सॉरी बॉटल बोल रहा हूँ, इस बेलन के ऊपरी फलक पर एक बिंदु P, ठीक, एक निचले फलक पर एक बिंदु Q, है ना? ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक बिंदु Q लेते हैं। क्या लेंगे? इस बेलन के जो काल्पनिक बेलन है उसके ऊपरी फलक पर एक बिंदु P लेते हैं और निचले फलक पर इसी ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक दूसरा बिंदु Q लेते हैं, है ना? क्लियर? और इस बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हम कितना सपोज कर लेते हैं? अनुप्रस्थ A होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक
कंटेनर के अंदर एक काल्पनिक बेलन, इस काल्पनिक बेलन की ऊंचाई h है, अक्ष PQ है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कितना है, a है। क्लियर? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लड प्रेशर। ठीक है, गुरुत्व का प्रभाव। अब मान लो इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर केंद्र की है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल हमने a ले लिया, तो द्रव के अंदर जो काल्पनिक बेलन का भार, ठीक है, वेट ऑफ इमेजिनेशन सिलेंडर, ठीक है, कि वेट ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर कितना होगा बताइए? वेट ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, वेट ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, है ना, वेट ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर कितना होगा बताइए? क्या होगा? द्रव का द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, मास ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होता है कि नहीं? क्लियर? मास ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी इनटू जी वेट ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, मास ऑफ लिक्विड into acceleration and gravity. ठीक, मास m, डेंसिटी d और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है g। अब यू नो दैट मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, है ना। हम एक काम करते हैं, मास इनटू, सॉरी डेंसिटी तो नहीं लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ वेट डब्ल्यू एम इनटू जी होता है ना, मैंने इसको डबल लिख दिया था, सॉरी, मास इनटू ग्रेविटी। अब मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, तो ये लिख दिया वी डी जी। कोई डाउट यहाँ तक? अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो एरिया इनटू हाइट इनटू डी जी, ये हम पहले भी कर चुके होते हैं। ठीक है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या होता है? एरिया होता है इनटू हाइट, हाइट को एच लिख दिए और डेंसिटी जी। तो ये निकला हमारा वेट ऑफ दिस सिलेंडर इक्वल टू क्या था? मास इनटू लिक्विड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, दिस वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवार्ड। ठीक है, ये जो काल्पनिक जो सिलेंडर लिए हैं, काल्पनिक बेलन लिए हैं, तो उसका वेट होगा, ये क्या होगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, या भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा कि नहीं? क्लियर? ये जो भार होगा सिलेंडर का, ये क्या होगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। कोई डाउट? है ना? यदि बिंदु P तथा Q पर दाब है ना, अब यहाँ पर मान लो दाब हम P1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम कितना लेते हैं? P2। अब बिंदु P पर दाब हम कितना ला रहे हैं? प्रेशर एट P एंड Q। क्या ना? एट P एंड Q आर P1 एंड P2। ठीक है जी, तो उसका भार होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा ना। P और Q पर दाब हम कितना ले लिए हैं? P1 P2। अब ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल, ठीक है, तो ऊपर के लिए देन द डाउनवर्ड प्रेशर एक्टिंग ऑन अपर फेस। डाउनवर्ड प्रेशर हम क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड प्रेशर देखिए, ये जो सिलेंडर का भार है वो नीचे की ओर काम करेगा ना,
तो ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल, ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने, डाउनवर्ड प्रेशर है ना, सॉरी, ऊपरी फलक पर देन द डाउनवर्ड प्रेशर एक्टिंग ऑन द अपर फेस, है ना, क्लियर। ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल, डाउनवर्ड प्रेशर एक्टिंग ऑन द अपर फोर्स, अपर फेस, है ना। ऊपर के फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल, डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अपर फेस, फोर्स तो ऊपर के फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल क्या होता है, बल बराबर फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, ये होता है ना, P इक्वल टू F बाई ए, तो प्रेशर इनटू एरिया। तो ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला, ठीक है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू क्रॉस सेक्शन रहेगी। देखिए ये क्लियर है कि वेट ऑफ सिलेंडर निकाल लिए अपन, है ना, और नीचे की ओर, तो ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल ये हो गया, तो P1 इंटू ए, क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमने ए माना ही है सबका, है ना, तो P1 इंटू ए, ऊपरी फलक पर नीचे की ओर लगने वाला बल, तो देन द डाउनवर्ड प्रेशर एक्टिंग ऑन अपर फेस, है ना, डाउनवर्ड प्रेशर इन द अपर फोर्स, ओके। सिमिलरली अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर फ्रेम। अब देखिए नीचे के फलक पर ऊपर की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर फेस, ऊपर के फलक पर नीचे लग रहा है, नीचे के फलक पर ऊपर लग रहा है, ये जो फोर्स है ना, ये अपवर्ड फोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 इक्वल टू P2 इंटू ए। ऊपर पर की फलक पर नीचे लगने वाला बल और नीचे के फलक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल। कोई डाउट है, बिल्कुल सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है ना। सिमिलरली अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर फेस, निकाल लिया हमने, कितना निकाला, F2 इक्वल टू P2A। अब एक चीज़ हमको ये बताइए कि ऊपर फलक पर नीचे की ओर और नीचे के फलक पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो क्या ये बल समान होंगे, हैं, F2 इक्वल टू P2, बट द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, हम बार बार देख रहे हैं कि द्रव जो है संतुलन की अवस्था में है। ये जो मान लो सिलेंडर हमने लिया, ये जो सिलेंडर हमने लिया, इसका टॉप है, बॉटम है, PQ है, ये P और Q, तो ऊपर के फलक पे नीचे की ओर बल, ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू P1A, और नीचे के फलक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल ये हो जाएगा F2 इक्वल टू P2A। ये इस पर लग रहा है ऊपर की फलक पर नीचे और नीचे के फलक पर लगने वाला बल, ठीक है। ये काल्पनिक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिए हमने, A लिए हैं, है ना, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया A लिए हैं और इस पर बल जो है F1 F2 लग रहा है, ठीक है। प्रेशर ऊपर पर P है, ये Q है, ऊपर और नीचे जो क्षैतिज लाइन इसको हम निकाले हैं उसकी वैल्यू कितनी है, पॉइंट कितना है, P एंड Q, तो P पर प्रेशर P1 और Q पर प्रेशर P2 है, तो लगने वाला बल P1 है, इस पर लगने वाला बल P2 है। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो तरल है इक्विलिब्रियम है ना, किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था है,
तो बेलन पर लगने वाला कुल परिणामी बल कितना होगा? 0। क्लियर? अब देखिए बेलन पर कुल कार्यकलन, बेलन पर नीचे की ओर एक लग रहा है क्या, ये वेट लग रहा है ना, तो ये हो गया भार AH DG प्लस F1 इज इक्वल टू F2। बेलन पर नीचे की ओर कुल लगने वाला बल, इसके एक तो उसका भार, एक तो बल, तो है ना, तो F1 इक्वल टू कितना है? AH DG प्लस P1A इक्वल टू P2A। अब हमने क्या कहा कि द्रव जो है संतुलन में है ना, तो इस पर कुल परिणामी बल क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? 0। क्लियर? तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके ले आते हैं, ना, तो P1A कुल परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा। तो इसको ले लेते हैं, कहाँ लिख दें हम? चलिए यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, वीडियो में दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना। तो संतुलन की अवस्था में है तो कुल परिणामी बल 0 होगा, है ना। तो P1A माइनस P2A प्लस AH DG कर तो 0। कोई डाउट? संतुलन की अवस्था में होने पर कुल परिणामी बल 0 हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि P2A माइनस P1A इज इक्वल टू AH DG। तो इसमें से A निकाल लोगे, है ना, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू AH DG। A कट जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा HDG। ये हो गया ना। इसको हम कुल परिणाम बल 0 था, अब इसको हम क्या किए? P2 माइनस P, इधर पक्षांतर कर दिए दोनों को और इसमें से A निकाल के काट दिए, तो प्रेशर डिफरेंस हमको आ गया P2 माइनस HDG। अब ऊपर के समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से क्या क्लियर है कि द्रव के अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिंदुओं के बीच दाबांतर होता है और यह दाबांतर बिंदुओं के बीच की ऊर्ध्वाधर धुरी के घनत्व पर निर्भर करता है। क्लियर? क्या लिखे हम? फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द प्रेशर डिफरेंस एक्सिस्ट्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्या स्पष्ट है? द्रव के अंदर एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिंदुओं के बीच दाबांतर होता है। यह दाबांतर बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर दूरी और घनत्व पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? P2 माइनस P1, ये H पर और D पर और G पर। मैंने दाबांतर होगा एक ही बिंदु पर स्थित, लेकिन किस पर निर्भर करेगा? H और D और G पर। अब इसमें स्पेशल केसेस है तो इसको उतार लीजिए, मिटाते हैं, या फिर यहीं पर आ जाएगा तो यहीं पर हम स्पेशल केसेस को बता देते हैं। केसेस फर्स्ट। क्लियर? केसेस फर्स्ट, यदि दोनों बिंदु P और Q एक ही क्षैतिज रेखा पर, क्लियर होगा? देखिए क्षैतिज रेखा पर हम बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं, क्षैतिज रेखा पर। ए बोथ द पॉइंट्स P एंड Q लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो H का रोल खत्म। ए बोथ द पॉइंट्स, इफ बोथ पॉइंट, ठीक है, क्या मतलब ने? दोनों बिंदु, इफ बोथ द पॉइंट्स P एंड Q है लाइन इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दिस कंडीशन H इक्वल टू 0। जब H की वैल्यू हम 0 कर देंगे, यहाँ रख देंगे, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? ये P2 इक्वल टू P1, क्षैतिज रेखा पर गुरुत्व की अपेक्षा करना। इस प्रकार द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित समस्त बिंदु पर दाब यूनिफॉर्म एक समान होता है। Thus pressure remains at all the points lying on same horizontal line in liquid। ठीक है, क्या होगा? Thus pressure remains at all the points lying on same horizontal line in a liquid। ठीक।
नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हो गया हम तिवारी जी, आप क्यों परेशान हैं? केस नंबर 2, अब यदि हम गुरुत्व की उपेक्षा कर देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेगलेक्टेड, क्या बोला मैं? नंबर 2, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बी नेगलेक्टेड देन जी इक्वल टू 0। अब जी को हम 0 रख देंगे तो वही कंडीशन फिर से निक जाएगी। इन दिस कंडीशन, यदि गुरुत्व की उपेक्षा इन दिस, है ना, इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेगलेक्टेड, वेट ऑफ बॉडी इमेजिनरी सिलेंडर, है ना, इज नेगलेक्टेड, देन इन दिस कंडीशन जी इक्वल टू 0 होगा। तो P2 माइनस P1 इज ऑल्सो 0, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1, वाट विल P2 इक्वल टू, इस प्रकार यदि हम गुरुत्व या गुरुत्व की उपस्थिति में, गुरुत्वीय त्वरण की उपस्थिति में एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित समान बिंदु पर दाब समान होगा। हेंस इन द absence of gravity, क्या लिखोगे? Hence in the absence of gravity the pressure all the points lying on the same horizontal line in a liquid remains the same। अब ये सब हमने देखा कि पहले कंडीशन में H को 0 कर दिए, क्षैतिज जगह वर्टिकल को नेगलेक्ट कर दिए, दूसरी कंडीशन में हम क्या थे, नेगलेक्ट किए ग्रेविटी को। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त निष्कर्ष पास्कल ने नियम को हम किन कथनों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम पास्कल के नियम को निम्न कथनों के आधार पर क्या कर रहे हैं, हम पास्कल के नियम को डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबव फैक्ट्स, ये दोनों हम निकाले ना, ऑन द बेसिस ऑफ एबव फैक्ट्स पास्कल लॉ कैन बी एक्सर्टेड ऑन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हो यहां तक? कोई डाउट? कितने मिनट की वीडियो हुई हमारी? 22 मिनट की, थोड़ी लंबी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकाले हमने? पहला कंडीशन में क्या किया, H को 0 किया, दूसरे कंडीशन में G को 0 किया। तो निष्कर्ष क्या निकाले आप लोग बताइए, क्या निष्कर्ष निकला? यदि गुरुत्व की उपेक्षा ना करें, पहला कंडीशन, या दूसरा या तीसरा कंडीशन जो भी हो, चौथा कंडीशन, लेकिन इसमें कोई कंडीशन मायने नहीं रखता है, ये हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, यदि गुरुत्व की उपेक्षा ना करें, है ना, यदि गुरुत्व की ग्रेविटी इज नॉट इग्नोर्ड, है ना, तो द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज रेखा पर, द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित समस्त बिंदु पर दाब क्या होगा, समान होगा। यदि गुरुत्व की उपेक्षा न करें तो द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। इफ ग्रेविटी इज नॉट इग्नोर्ड देन द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द सेम लेवल इन द सेम। किंतु एक चीज है कि गुरुत्व की उपेक्षा नहीं हम करते हैं, एक ही क्षैतिज पॉइंट पर सभी जगह गुरुत्व का मान समान होता है, परंतु अलग अलग विभिन्न ऊंचाइयों पर, कि ऊंचा है कि नीचा है, हर जगह तो प्लेन नहीं होता है ना, तो अलग अलग ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं में क्या होता है, दाबांतर होगा, प्रेशर डिफरेंस होता है। इसके फिर यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दे तो द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इट ग्रेविटी इज नॉट इग्नोर देन द प्रेशर at point lies in the same level is same, but there is pressure difference between the points lying in the different height। हो गया। On the contrary of gravity be ignored, then the pressure at all the points inside the liquid will be same। क्लियर हुआ? क्या बोला मैं? इफ ग्रेविटी इज नॉट इग्नोर्ड, if ग्रेविटी गुरुत्व की उपेक्षा नहीं करते हैं, then the pressure at all points, pressure at points lying in the same level is same, but there is pressure difference between the points lying in the different heights। On the contrary of gravity is being included, then the pressure at all the points inside the liquid will be same। Okay,
यदि पात्र का ऊपरी फलक खुला है, और देख लीजिए यदि कोई कंटेनर लेते हैं, यदि कोई कंटेनर ले उसका ऊपरी फलक खुला हो तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर स्थित है, मान लो कोई कंटेनर है खुला हुआ है, तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब पीए है ना, खुला है, मान लो कि द्रव ऊपरी पृष्ठ पर खुला है, तो ये ऊपरी पृष्ठ है ना, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कितना हो जाएगा पीए। मान लो कोई कंटेनर ओपन एट टॉप ऑफ सरफेस, क्या बोला मैं, इफ द टॉप सरफेस ऑफ द कंटेनर बी ओपन देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा पीए विल एक्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। वायुमंडलीय दाब तो काम करेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो उसके ऊपरी सतह पर क्या काम करेगा एक वायुमंडलीय दाब, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे पीए। क्लियर। इस स्तंभ के कारण है ना द्रव स्तंभ के दाब के योगफल के बराबर होता है। टोटल प्रेशर है ना, प्रेशर पीए विल एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, देन टोटल प्रेशर ऑफ डेप्थ एच, टोटल प्रेशर एट डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब, ऊपरी पृष्ठ पर ले लिए तो निचले पृष्ठ पर दाब कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस, हमने कितना निकाला HDG। क्या बोला मैं, कंटेनर इज ओपन सरफेस, तो ऊपरी सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होगा पीए, और निचली सतह पर उसके नीचे पर बॉटम पर कुल दाब कितना हो जाएगा पीए प्लस HDG। कोई डाउट। इस प्रकार हमने क्या देखा कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से किसी गहराई पर स्थित, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ माना गहराई, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब और उसके ऊपर स्थित द्रव के स्तंभ के दाब के योगफल के बराबर होता है। यहाँ और यहाँ इन दोनों के योगफल के, क्या लिखा हमने, इस द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ हृदय से किसी गहराई पर, मान लो यहाँ से H गहराई पर स्थित, ध्यान देना क्या, इस पर द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से किसी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब वायुमंडलीय दाब और मंडलीय दाब पीए और उसके ऊपर स्थित द्रव स्तंभ के कारण दाब के योगफल के बराबर होता है। Thus the pressure at a point below curtain depth from the free surface of liquid is given by the sum of at atmospheric pressure and the pressure of liquid column above the given point। कोई डाउट, इस दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है, कोई डाउट। Thus the pressure of point below curtain depth from the free surface of liquid is given by the sum of atmospheric pressure and the pressure of liquid column above the given point। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे चलें, चलिए आगे का टॉपिक देखने से पहले हम ये पूछेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से किसी गहराई पर से किसी बिंदु पर दाब उसके ऊपर स्थित द्रव स्तंभ के दाब के बराबर होता है। अब हम अगला टॉपिक को लेते हैं, तो इसके पहले आप लोगों से फिर पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं, कि थोड़ा सा जल्दी में हो गया। हमारी वीडियो हो गई है कितने मिनट की, लगभग 29 मिनट की, आधा घंटे हो चुके हैं हमारे। अब अगला टॉपिक हम डाल देते हैं, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ जाइए, अंदर आ जाइए, क्लासेस चालू हो गई, आप लेट में आए हो इसलिए क्लासेस बंद हो गई है, अब क्लास छूटेगा तब आप आइएगा, आप लेट कर दिए हो। ओके, समझ में आ गया है, आप वहीं से खड़े देखिए, डोर ओपन नहीं होगा। ओके, टस्टर कहाँ रख दिए थे आपने, हाँ ये है, इसको मिटा दें, समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है बोलिए, वायुमंडलीय दाब।
वायुमंडलीय दाब। आप कभी कभी ट्रैकिंग करते होंगे, छोटे क्लास में हम पढ़े हैं कि पहाड़ों पर जाने पर और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम। दाल हम उबालते हैं कहीं कहाँ पर ज़्यादा पकता है, पहाड़ों पर कि समुद्र के किनारे। कभी कभी देखोगे जो ट्रैकिंग करने वाले हैं, जब कभी ट्रैकिंग करते हैं उसके ब्लड वेजल फट जाते हैं, है ना, खून आने लगता है नाकों से, क्योंकि ये सब वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, सेकंड टॉपिक वायुमंडलीय दाब। लिख लीजिए, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ा सा इसको वाइटनेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टॉरिसेली ने अपना एक्सपेरिमेंट में किया था। तो वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है, टॉरिसेली के नाम पर टॉर भी होता है और पास्कल भी होता है। तो इसको आज हम देखेंगे, अलग अलग होता है यूनिट इसका। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर। एनवलप समझते हो, लिफाफा। तो अर्थ जो है हमारे यहाँ, पृथ्वी जो है बहुत सारे गैसों से घिरी हुई है। द अर्थ इज जस्ट सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर अप टू ए हाइट। ओके, क्लियर है ना? पृथ्वी के चारों ओर 300 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु का घेरा है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब हम देखें वायु की परतें। तो लगभग 300 किलोमीटर तक वायु का क्या है, घेरा है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर अप टू हाइट मोर देन 300 किलोमीटर। ठीक है। वी कैन इमेजिन दैट वी आर लिविंग ऑफ द बॉटम एट ए ह्यूज ओशियन ऑफ एयर। तो कैसे कल्पना कर सकते हैं हम कि हम वायु की विशाल सागर की तली में रहते हैं। क्या रहते हैं? वायु की विशाल सागर की तली में रहते हैं। माने हमारे चारों ओर आसपास क्या है, वायु का एक घेरा है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग छोटे क्लास से पढ़ा होगा कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है और सबसे ज़्यादा कम इसमें गैसें कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। अगर दूसरी गैसों की ज़्यादा अधिकता हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमको जीवित रहने के लिए क्या हो सकती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फियर। ये परिभाषा है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फियर। पृथ्वी के चारों वायु के इस विशाल घेरे को हम भी वायुमंडल कहते हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड इट मेनली कॉन्टेन। बहुत सारी गैसों का मिक्सर है। इसमें नाइट्रोजन है 70% है, ऑक्सीजन को मालूम है 21%। इन्हें डिफरेंट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की बूंदे, वेपर वर्सन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सल्फर आर इज द प्रेजेंट इन एयर। ये सब गैसें हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो वायु का जो घनत्व होता है पृथ्वी के सतह के नज़दीक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम जाएंगे वायु का घनत्व कम हो जाता है। इसी घनत्व का तो तारे टिमटिमाते हैं ना, बहुत सारे घनत्व होकर उजड़ के आते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो क्या होती है, अपने पथ से भटक जाती है। बताया थे ना, रेयर टू डेंसर, डेयर टू नथ, हर बात की बात है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायु के अलग अलग घनत्व। तो नीचे सरफेस है, अर्थ सरफेस, वायु घनत्व ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर घनत्व का मन कम होता जाता है कि नहीं। द डेंसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एज वी गो हायर एंड हायर अबाउट द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊँचे चलते जाएंगे, द डेंसिटी ऑफ एयर गोज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम क्या कहें, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो ये क्या होगा, घनत्व का मान कम होते जाता है। द डेंसिटी ऑफ एयर गोज डिक्रीजिंग, है ना। वायु में अन्य पदार्थों की भांति भार भी होगा। जैसे इसमें भार है, ये डस्टर में भार है, तो अन्य पदार्थों की भांति से भार होता है। अतः वायु भी भार होगा तो दाब अप्लाइड करेगी। ठीक है। हमारे शरीर में भार है, हम कहीं बैठ जाए तो दाब अप्लाइड करते हैं। तो वायु में क्या होता है, जिसे भी अदर सब्सटेंस उसके भांति क्या होता है, भार होता है, तो दाब भी अप्लाई करती है। सिमिलर टू अदर सब्सटेंस और एयर आल्सो हैज वेट, इट एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है। तो वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो वायुमंडल जो है, ठीक है, जो दाब आरोपित करती है उसी को हमारे, जैसे ब्लड प्रेशर,
ब्लड हमारे शरीर में प्रेशर ब्लाइट करती है ना। धमनी और शिरा पढ़े होंगे आप लोग। हृदय से पूरा शरीर में और सूरज इधर से पूरा हृदय में लाती है। एक मोटी होती है, एक पतली होती है। खैर वो बायोलॉजी वाले हैं आप लोग, जो बायोलॉजी वाले उसको अच्छे से जानते होंगे कि ब्लड प्रेशर ये होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ऐसे ब्लड प्रेशर भी होता है। तो वायुमंडल द्वारा जो अर्पित दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नोन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर अर्थ सरफेस। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियरली, पृथ्वी के समीप अर्थ सरफेस का मान कितना होता है वायुमंडलीय दाब का? 1.013 × 10⁵ और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। तो पृथ्वी की सतह है, इसका मान याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, पूछा जाता है। तो पृथ्वी की सतह है ना, इसका मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने बताया था यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग वैल्यू के लिए अलग होती हैं। कि वायुमंडलीय दाब जो होता है क्या होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये लिखाया हूँ। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, समुद्र की तल से एक सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM 1.013 × 10⁵ है ना। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर लिख देंगे, या लिख सकते हो 1 एटम इक्वल टू 1.013 × 10⁵ पास्कल। टॉर्सिलियन ने एक थ्योरम दिया था, उसको बोलते हैं। दूसरा होता है, पहला ये बता दिया, दूसरा बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज टू, कहाँ पर कहाँ यूज होता है? ऋतु विज्ञान में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बार इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो ऋतु विज्ञान में दाब का मात्रक बार होता है, तो एक बार कितना होता है? 1 बार 10⁵, और उसका यूनिट भी उतना ही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बार। और 1 मिलीबार, 1 मिलीबार 10⁻³ बार के इक्वल होता है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप लोगों को पूछना पड़ेगा। ओके, तीसरा होता है टॉर इज अनदर यूनिट। टॉरिसिली के नाम पर। टॉर इज अनदर यूनिट नेम्ड आफ्टर टॉरिसिली विच इज यूज्ड मेडिकल साइंस में। ठीक है, जो टॉर किस में होता है? मेडिकल साइंस। 1 टॉर इक्वल टू प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मरकुरी कॉलम। टॉरिसिली ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक बीकर लिया था, उसे मरकरी भर दिया था, एक दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसको उड़ेल दिया, और जितना पारा, मैंने एक बीकर लिया था, अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे बता देता हूँ टॉरिसिली का। एक उसने बीकर लिया था, इसे पारा भर दिया था, ठीक है। एक दूसरा क्या लिया? टेस्ट ट्यूब लिया, और टेस्ट लेने के बाद उसमें क्या कर दिया? उसमें पारा भर दिया, और जब उसको गिरने दिया तो अपने भार से गिरा, जितना उसका जगह वैक्यूम प्लेस आया, उसको मेजरमेंट किया, तो नीचे की सतह से ऊपरी सतह पर उसका मेजरमेंट 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो टॉर इज द अनदर यूनिट नेम्ड आफ्टर टॉरिसिली विच इज यूज इन मेडिकल साइंस। तो 1 टॉर इक्वल टू प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो 1 टॉर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 133। देखो टॉरिसिली के नाम पर ही हमने टॉर लिया है ना, 0.28 है ना मरकरी, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर? ऐसे पास्कल भी बोल सकते हो। 1 टॉर इक्वल टू 133.28 पास्कल। ठीक है, प्रेशर ऑफ 1 मरकरी कॉलम। अब देखिए इसमें डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर मरकरी कॉलम इज दैट विच
pressure of 1 millimeter mercury column is that which mercury column at height 1 millimeter exert। 1 मिलीमीटर पारा या 1 मिलीमीटर पारा दाब वह दाब है जिसे 1 मिलीमीटर ऊंचे पारे का स्तंभ आरोपित करता है। कोई डाउट यहाँ तक? तो 40 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो बनाते नहीं हैं और हमारी वीडियो 40 मिनट की लगभग हो चुकी है। तो आप लोग बताइए कि अगला टॉपिक हमको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, टॉर्रिशली वैक्यूम, तो कल इसको हम देखेंगे, है ना। और उसके बाद मैनोमीटर भी देखेंगे, टॉर्रिशली और मैनोमीटर। एडिशनल फॉर्म बोलोगे तो बता देंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको भी बता देंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी बता देंगे। एक्स्ट्रा ये है, इसको एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब भी हम आपको बता देंगे। एक्चुअल हमारे कोर्स में जो होता है ना, तो यूनिट मापने का जो है जो उपकरण होता है, पहला है कौन सा, मैनोमीटर, या इसको बहुत दावंतर मापी भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है, सरल बैरोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस 40 मिनट की मेरी सिंपल सी वीडियो में आप लोगों को 2 टॉपिक समझ में आई होगी। 2 टॉपिक्स कौन सा हम देखें, गुरुत्व का प्रभाव देखें, और दूसरा हम क्या देखें, वायुमंडलीय दबाव और उसके मात्रक। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था इसमें थ्योरी ज़्यादा है, डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन की मात्रा कम। हाँ, इसको समझ के आप छोटा मोटा डेरिवेशन लिखेंगे, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक कहाँ यूज़ होगा, कहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाइड होगा। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। पढ़ के आइए, हर चीज़ एक नया नहीं होता है, जब आप पढ़ के आएंगे तो वो नया नहीं रहेगा आपके लिए। नहीं तो मैं जो बताऊँगा, जैसे टॉर्रिशली का टॉर आप लोग लेंगे, ये आप लोग पढ़ के आते हैं, हाँ, टॉर इज द शॉर्ट नेम ऑफ टॉर्रिशली। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, आपका प्यारा सा अपना चैनल, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में नए आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।